अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद। बट हेडलाइंस आप जान चुके। प्राइम टाइम बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें। फवाद चौधरी ने ब्रॉडशीट रिपोर्ट की बुनियाद पर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केस खोलने का इंदिया दे दिया। कहते हैं ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन ने स्विस अकाउंट का असल रिकॉर्ड फराहम कर दिया। हुकूमत ने ब्रॉडशीट में नामजद 5 अफराद के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला किया। अहमर बिलाल, गुलाम रसूल, अब्दुल बासित, शाहिद अली बेग और तारिक फवाद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। जी हां, आपको बता रहे हैं कि ब्रॉडशीट केस है। फवाद चौधरी ने ब्रॉडशीट रिपोर्ट की बुनियाद पर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केस खोलने का इंदिया दे दिया। की जो रिपोर्ट है वो आज रिलीज की गई है। ब्रॉडशीट के ऊपर काफ़ी मीडिया में बातें जो हैं वो हो चुकी हैं। 5 लोगों के खिलाफ फौरी तौर के ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई जो है उसका हुक्म आज काबीना ने दिया है। इनमें अहमर बिलाल सूफी साहब शामिल हैं, हसन साकिब शेख साहब शामिल हैं, ये इस वक्त FBI में हैं, गुलाम रसूल साहब शामिल हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के जॉइंट सेक्रेटरी थे, अब्दुल बासित साहब साबिक डिप्टी हाई कमिश्नर UK में, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। शाहिद अली बेग जो कि डायरेक्टर ऑडिट एंड अकाउंट्स हाई कमीशन थे लंदन में, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तारिक फवाद मलिक, इन्होंने जो ब्रॉडशीट का सारा जो करवाया था कॉन्ट्रैक्ट, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो जो ब्रॉडशीट कमीशन ने इन 5 हजरात को मेन एक्यूज्ड डिक्लेयर किया है अपनी इस रिपोर्ट में। इसके अलावा ब्रॉडशीट कमीशन ने एक बहुत ही अहम जो नुक्ता उठाया है वो ये है कि 2011 और 2017 के दरमियान जो नैब का जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, यानी जो एहतसाब का जो अमल था, उसको उन्होंने कहा कि दैट वाज द डार्केस्ट एरा ऑफ नैब। ये सबसे ज़्यादा जो अंधेर नगरी मचाई गई नैब के किसी भी दौर में, वो 2011 से 2017 के दौर में थी। और आपको मालूम है कि इसमें उस वक्त जो कमरुज़्ज़मान साहब थे वो चेयरमैन नैब थे, उसके अलावा प्रोसिक्यूटर जनरल्स और बाकी जो लोग थे, उनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से स्विस अकाउंट्स और उनकी जो दस्तावेज़ात हैं वो गायब हो गई और लोगों को पता भी नहीं चला कि जो आसिफ जरदारी साहब और उनकी जो पीपल्स पार्टी की जो बाकी क़यादत थी उसके खिलाफ जो मुकदमात थे वो इसलिए आपको याद होगा कि बरी हुए थे जरदारी साहब, जिसमें कहा गया कि नैब के पास ओरिजिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है स्विस अकाउंट्स का। ये एक बिल्कुल झूठ बात थी और हम ब्रॉडशीट कमीशन के जस्टिस अजमत सईद साहब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ओरिजिनल रिकॉर्ड जो है वो डिस्कवर किया और अब स्विस अकाउंट्स का ओरिजिनल रिकॉर्ड जो है वो हुकूमत के पास मौजूद है और उस बुनियाद के ऊपर जरदारी साहब के ऊपर भी जो स्विस अकाउंट्स हैं वो दोबारा खोले जा सकते हैं और हमारी जो लीगल टीम है उसका जायज़ा जो है। नाजरीन, ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट ने ब्यूरोक्रेसी के अदम ताउन की कली खोल दी। अफसरान ने रिकॉर्ड छुपाने और गुम करने की हर मुमकिन कोशिश की। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि रिकॉर्ड को कई महकमों हत्ता के दूसरे बरे-आज़म तक गायब किया गया। कावे मौसमी सजा याफ्ता शख्स है। जस्टिस रिटायर अजमत सईद का ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट में नोट। हुकूमती इदारों के अदम ताउन पर मोहनदास गांधी को फख्र महसूस हुआ होगा। जी हां, आपको बता रहे हैं कि ब्रॉडशीट कमीशन के मुतालिक आपको बताएं कि ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट ने ब्यूरोक्रेसी के अदम ताउन की कली खोल दी। अफसरान ने रिकॉर्ड छुपाने और गुम करने की हर मुमकिन कोशिश की। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि रिकॉर्ड को कई महकमों हत्ता के दूसरे बरे-आज़म तक गायब किया गया। कावे मौसमी सजा याफ्ता शख्स है। जस्टिस रिटायर अजमत सईद का ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट में नोट। हुकूमती इदारों के अदम ताउन पर मोहनदास गांधी को फख्र महसूस हुआ होगा। दूसरी जानिब आपको बताएं कि ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट मायूस कुन असल मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का रद्द अमल। कहते हैं रिपोर्ट में ना कोई 29 मिलियन डॉलर की मशकूक अदायगी का जिक्र है, ना ही 5000 पाउंड रोजाना के जुर्माने की बात की गई है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का कहना है कि मौजूदा हुकूमत के दौर में करप्शन में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। हर इदारे में करप्शन सरायत कर चुकी है, जिसका बोझ पाकिस्तान के गरीब आवाम को उठाना पड़ता है। हुकूमत फौरी तौर पर ब्रॉडशीट के मामले पर लार्जर कमीशन तश्कील दे। लार्जर कमीशन मेरिट पर तहकीकात करके हकायक को कौम के सामने लाए।
ब्रॉडशीट कमीशन में तमाम महकमों के अच्छी शोहरत के हामिल अफराद को शामिल किया जाए। लूटी हुई दौलत वापस आने और मुलजिमान के जेल जाने तक ऐसी रिपोर्टों का कोई फायदा नहीं। वफाकी हुकूमत ने भारत से कपास दरामद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईसीसी ने कपास भारत से दरामद करने की तजवीज़ दी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत काबीना इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स के लिए रमज़ान पैकेज पर इत्मीनान का इजहार। कोरोना, इक्तिसादी, सियासी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, कोरोना के खिलाफ स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी कामयाब रही। मास्क के हवाले से मुल्क गिर मुहिम चलाई जाएगी। आपको बता रहे हैं कि मास्क के हवाले से मुल्क गिर मुहिम चलाई जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया है, ये वफाकी काबीना ने भारत से कपास दरामद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईसीसी ने कपास भारत से दरामद करने की तजवीज़ दी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से रमज़ान पैकेज पर इजहार इत्मीनान का इजहार किया गया है। कोरोना, इक्तिसादी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना के खिलाफ स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी कामयाब रही। मास्क के हवाले से मुल्क गिर मुहिम चलाई जाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत से चीनी और कपास बरामद करने की तजवीज़ पर काबीना में बहस हुई। काबीना ने बहस के बाद इस तजवीज़ को मौखर कर दिया। जब तक भारत यकतरफा इक़दामात पर नज़रसानी नहीं करता, ताल्लुकात को मामूल पर लाना मुमकिन नहीं होगा। तासुर उभर रहा था कि भारत के साथ ताल्लुकात मामूल पर आ चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि भारत से चीनी और कपास बरामद करने की तजवीज़ पर काबीना में बहस हुई। काबीना में जो ईसीसी का फैसला था, जिसमें ये तजवीज़ पेश की गई थी कि हिंदुस्तान से चीनी और कपास लिंट बरामद की जाए, उस पर तबादला ख्याल हुआ और बहस के बाद कैबिनेट इस नतीजे पे पहुंची कि इस फैसले को मौखर कर दिया जाए और इस पर मज़ीद गौर की ज़रूरत है, तो उसको मौखर कर दिया गया और कैबिनेट ने ईसीसी के फैसले की तायीद नहीं की। एक इसके साथ साथ ये भी तासुर सामने उभर रहा था कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ चुके हैं और जो ट्रेड है वो खुल गई है। तो इस पर भी तबादला ख्याल हुआ और उस पर ये एक मुत्तफ़िका राय सबकी थी और वज़ीर आज़म की भी थी कि जब तक 5 अगस्त 2019 के जो यकतरफा इक़दामात हिंदुस्तान ने उठाए हैं, जब तक वो उन पर नज़रसानी नहीं करता, तो उस वक़्त तक हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना मुमकिन ना हो। अब आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, पता लगाना होगा इलेक्शन चोरी करने वाले कौन थे। उन्होंने कहा कि आधे घंटे का सफर 13 घंटे में तय हुआ। 10 प्रिजाइडिंग अफसरान का मोबाइल डाटा अदालत को दिया गया। मंसूबे के तहत प्रिजाइडिंग अफसरान को एक जगह पर ले जाकर वोट तब्दील किए गए। जिस वज़ीर आज़म की समरी काबीना मुस्तरद कर दे, वो वज़ीर आज़म नहीं रह सकता। आरटीएस बंद हो गया, प्रिजाइडिंग अफसर गायब हो गए, वोटें कहीं और ले जाई गई। लाहौर के बाई इलेक्शन में यही चीज करने की कोशिश की गई। मैं खुद वहाँ मौजूद था। साद रफीक साहब के प्रिजाइडिंग अफसर वोटों समेत वहाँ से जा रहे थे। जब लोगों ने मुजाहमत की, फिर जाकर वो इलेक्शन का मामला जो है साद रफीक साहब के हक में हुआ। तो आज हमने कुछ सीखा नहीं है, वही माजी के तमाशे हम फिर दस्का में आजमा रहे हैं। हम यही कहते हैं कि वोट को इज्जत दो। ये बात कहाँ पर गई है? अगर हम इमानत में खयानत करेंगे तो वही हालत होगी जो आज हमारे मुल्क की है। कभी कश्मीर के सौदे हो रहे हैं, कभी भारत से इंपोर्ट कर रहे हैं। अपनी समरी प्राइम मिनिस्टर खुद समरी अप्रूव करता है, रिजेक्ट हो जाती है। जिस प्राइम मिनिस्टर की समरी काबीना रिजेक्ट कर दे, वो काबीना का हेड नहीं रह सकता। ये इमरान खान को पता है या नहीं पता? उस पर उसके ऊपर उसकी अपनी काबीना ने अदम एतमाद कर दिया है। तो आज ये सर्कस, ये सारी सर्कस ये इलेक्शनों से शुरू ही होती है। ये डस्का में सर्कस लगी है। आज हमें तवक्को है
کہ سپریم کورٹ اس الیکشن پر جو فیصلہ کرے گا وہ تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر کے دے دیا ہے، لیکن سپریم کورٹ کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ الیکشن چوری کرنے والے کون تھے. سزا تو ان کو ملنی چاہیے. سزا ہم عوام کو دے رہے ہیں، سزا ہم امیدوار کو دے رہے ہیں جو جیت گئی ہیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا دورہ ترکی. جنرل ندیم رضا کی ترک وزیر دفاع سمیت ترک مسلح افواج کے کمانڈر سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی. ISPR کے مطابق سیکیورٹی شعبوں میں تعاون کے فروغ سمیت انسداد دہشت گردی، علاقائی صورتحال، افغان عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں دونوں اطراف سے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا. اسلام آباد میں پاک بحریہ کی کمانڈ اینڈ سٹاف کانفرنس. خطے کی سیکیورٹی صورتحال، پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریاں سمیت جوانوں کے فلاحی اور تربیتی امور کا جائزہ لیا گیا. نیول چیف کو پاک بحریہ کے منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے. تفصیلی بریفنگ دی گئی. اسلام آباد میں پاک بحریہ کی کمانڈ اینڈ سٹاف کانفرنس. خطے کی سیکیورٹی صورتحال، پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریاں سمیت جوانوں کے فلاحی اور تربیتی امور کا جائزہ لیا گیا. اب آپ کو بتائیں کہ حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان ریلیف پیکج کو اثر نو حتمی شکل دے دی. 7 ارب 84 کروڑ 26 لاکھ روپے کی سبسڈی مختص کی گئی ہے. 19 اشیاء پر 10 سے 90 روپے فی کلو سبسڈی دی جائے گی. یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان پیکج کا اطلاق 10 اپریل سے ہوگا. گھی پر سب سے زیادہ 90 روپے فی کلو سبسڈی دی جائے گی. چینی پر 40 روپے اور آٹے پر 31 روپے 38 پیسے سبسڈی دی جائے گی. جبکہ رمضان پیکج کے تحت چینی موجودہ ریٹ 68 روپے فی کلو پر فروخت کی جائے گی. آٹے کا 20 کلو کا تھیلا موجودہ ریٹ 800 روپے فروخت کیا جائے گا. اس کے علاوہ گھی 170 روپے فی کلو دستیاب ہوگا. خوردنی تیل پر 20 اور دال چنا پر 15 روپے فی کلو سبسڈی مختص کی گئی ہے. چاول باسمتی پر 10 روپے فی کلو سبسڈی مختص کی گئی ہے. مشیر احتساب و داخلہ شہزاد اکبر کہتے ہیں جہانگیر ترین کے خلاف کیس قانون کے مطابق چلے گا. کوئی پسندیدہ نہیں. منی لانڈرنگ، سٹا مافیا چینی مہنگی کرنے میں ملوث ہیں. عوام کو سٹے بازوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے. چینی کی قیمتوں پر صرف شوگر ملز ہی نہیں بلکہ مارکیٹ فورس بھی اثر انداز ہوتی ہے. FIA اور نیب کو مواد فراہم کر دیا گیا ہے. پنجاب میں 8-10 بڑے پلیئر چینی کی قیمت طے کرتے ہیں. شواہد کے فورینزک آڈٹ میں بہت سے انکشافات ہیں. اب جو چینی کی پرائس ڈٹرمن کرنی ہے، چینی کی پرائس ڈٹرمن کبھی نہیں کی گئی. جب ہم کہتے ہیں کہ آپ ایکس مل کی پرائس مقرر کر دیں تو بہت زیادہ شور بھی مچایا جاتا ہے، بڑے ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں کہ جی ایکس مل پرائس مقرر کرنا بڑا ایک مشکل کام ہے. لیکن کیا حیرت کی بات ہے کہ جب انہی لوگوں نے سبسڈی لینی ہوتی ہے تو اس کی بیسس ایکس مل پرائس بنتی ہے. وہ ایکس مل پرائس راتوں رات مقرر ہو جاتی ہے اور وہ ایکس مل پرائس ڈٹرمن کرنے کے لیے پورا تعاون بھی کیا جاتا ہے اور اسی کی بیسس کے اوپر سبسڈی دی جاتی ہے. لیکن عوام کو چینی کتنے کی بیچنی ہے اس کا مقرر کرنے کے لیے نہ ہی سپورٹ کی جاتی ہے بلکہ اس کے راہ میں رکاوٹ کی جاتی ہے. اصولی طور پہ تو سب کہتے ہیں جی کہ آپ ایکس مل کی پرائس مقرر کر دیں، اس میں کوئی بات نہیں. لیکن جب مقرر کرنے کی بات آتی ہے تو اس کی راہ میں رکاوٹ لگائی جاتی ہے. ہمارے پاس جو انفارمیشن تھی وہ یہ تھی کہ رمضان کے مہینے میں چینی کی پرائس میں بہت زیادہ اضافہ کرنے جا رہے تھے اور یہ بالکل یہ جو واٹس ایپ کی چیٹس ہیں، یہ جو لیجرز ہیں سارے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری انفارمیشن بالکل درست تھی کہ اس وقت جو چینی کی قیمت تھی اس کو فروری اور مارچ کی قیمت سے 20-25 سے 30% اضافہ کیا جا رہا تھا رمضان کے مہینے میں، کیونکہ اس وقت چینی کی کھپت بھی عام صارف میں زیادہ ہوتی ہے. چینی کی جو پیداوار ہے اس کا تقریباً 60% وہ تو انڈسٹریز یوز میں چلا جاتا ہے. 35 سے 40% ہے جو آپ کی عام صارف جو ہے کسٹمر ہے وہ گھروں میں استعمال کرتا ہے یا کوئی مٹھائی وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں جہانگیر ترین اب کافی دور ہو گئے. PTI حکومت اور جہانگیر ترین میں کافی فاصلہ ہے. جہاز تو وہ اب بچے کے ہو گئے ہیں جو بچپن میں کاغذ کے جہاز چلاتے تھے. شیخ رشید کا جہانگیر ترین اور علی ترین کے نام ECL میں ڈالنے کے حوالے سے کہا کہ معاملہ ابھی ان کے پاس نہیں آیا.
मुस्लिम लीग नून का एक बार फिर हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम। एहसन इकबाल कहते हैं नैब को जुर्रत नहीं कि किसी वजीर को गिरफ्तार कर सके और हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में हो रही हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, हुकूमत के पास तजर्बा है ना ही कोई टीम। 3 साल बाद भी वजीर खजाना को ही तलाश किया जा रहा है। बताया जाए कि नैब ने आटा और शुगर माफिया के किस जिम्मेदार को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान के साथ वो तबाही की है कि हमारे दुश्मन अरबों डॉलर खर्च करके भी हमें वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो मैं समझता हूं कि इस हुकूमत को मजीद बर्दाश्त करने का मतलब यह है कि हम पाकिस्तान की कौमी सलामती को दांव पे लगा रहे हैं, चूंकि इस हुकूमत के पास ना मुआशी प्लान है, ना मुआशी टीम है और ना मुआशी तजुर्बा है। अगर मईशत मजबूत होगी तब गुर्बत खत्म होगी, तब बेरोजगारी खत्म होगी, तब नौजवानों को मुस्तकबिल मिलेगा, मजदूर और किसान खुशहाल होंगे। आज इस हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों से लोग बिजली और गैस के बिल देने से मजबूर हो चुके हैं। देखिए, जब नवाज शरीफ साहब आबरूमंदाना और कौमी मफाद को पेश नजर रख के बातचीत करते थे, अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करते थे, तो नारे लगाए जाते थे मोदी के यार हैं, ये भारत से क्यों बात कर रहे हैं। अगर भारत के वजीर आज़म चल के पाकिस्तान आते थे तो उस पर तो गद्दारी के फतवे लग जाते थे। आज मुजाहिदे मिल्लत और मुबल्लिग इस्लाम हजरत मुफ्ती इमरान अहमद नियाजी साहब जो हमें दर्स दिया करते थे कि कश्मीर पे मोदी हिटलर बन के क्या जुल्म ढा रहा है, जो हमें हिंदुत्व पॉलिसियों के बारे में असेंबली में लेक्चर दिया करते थे, जो हमें बताते थे। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर जल्द समाअत के लिए दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब प्रोसिक्यूटर ने 2 अलग अलग दरख्वास्तें दायर की। मरियम और सफदर की अपीलें 9 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। जवाब तैयार कर लिया है, अदालती मुआवनत के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट करप्शन केस पर रोजाना समाअत की हिदायत कर चुकी है। नैब की दरख्वास्त का मतन। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने आमदन से जायद असासों के केस में राना सनाउल्लाह की अबूरी जमानत में पीर तक तौसी कर दी। अदालत में समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि मरियम नवाज हुकूमती टोले का इलाज करके बैरून मुल्क जाएंगी। उन्हें अगर अपने अजीजों से मिलने जाना पड़ा तो वो जरूर जाएंगी। हुक्मरान टोले का इलाज कैसे होगा सब जानते हैं। जो है वो बिल्कुल इस वक्त तबाही के किनारे पे पहुंच चुकी है और इन्होंने वो कहाँ गई वो टीम जो इमरान खान साहब कहते थे कि मेरे पास टीम भी है, मेरे पास बंदे भी हैं, हमें सब कुछ पता है कि हमने क्या करना है, हमें किस तरह से करना है, हम 3 दिन में जो है वो सारे गैर मुल्की कर्जे जो है वो उतार देंगे, दुनिया बाहर से जो है वो यहाँ पे नौकरियाँ जो है वो तलाश करने के लिए आएगी, करोड़ नौकरी हम देंगे, 50 लाख हम घर देंगे। तो ये सारा फ्रॉड जो है ये अब जो है ये साबित हो चुका है कि ये झूठ था। कोई इनके पास प्लानिंग नहीं थी, कोई इनके पास प्रोग्राम नहीं था और ये किसी ऐसे एजेंडे के ऊपर इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुए हैं बदकिस्मती से कि इन्होंने इस मुल्क की जो आज़ादी है, कश्मीर की आज़ादी इन्होंने इंडिया की झोली में डाल दी है, मोदी की झोली में डाल दी है और अब उनके साथ ये तजारत भी करने जा रहे हैं। अगर मियां नवाज शरीफ जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड करने की बात करे तो ये गद्दारी है और ये मोदी से यारी है। और अगर अब ये जो हैं ये इंडिया से सब्जियां भी मंगवाएं, चीनी भी मंगवाएं, हर चीज़ जो है वो वहाँ से मंगवाएं, तो ये जो है ये कोई पेशावर हाई कोर्ट ने टिकटॉक खोलने की इजाजत दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि टिकटॉक खोल दें लेकिन गैर इखलाकी मवाद अपलोड नहीं होना चाहिए।
पेशावर हाई कोर्ट में टिकटॉक पर गैर अखलाकी मवाद अपलोड करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। डीजी, पीडीए, डायरेक्टर लीगल, पीटीए और पीटीए वकला अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने डीजी, पीडीए से इस्तफसार किया कि डीजी साहब आप अब तक क्या एक्शन लिया है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि टिकटॉक इंतजामिया के साथ दोबारा मसले को उठाया है। डीजी पीटीए ने अदालत को बताया कि टिकटॉक ने फोकल पर्सन भी हायर किया है। गैर अखलाकी और गैर कानूनी चीज़ें अपलोड होंगी तो उनको देखेंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि आप लोगों के साथ ऐसा सिस्टम हो जो अच्छे और बुरे में तफरीक करे। पीटीए एक्शन लेगी तो फिर लोग ऐसी वीडियोस अपलोड नहीं करेंगे। नाजरीन, लाड़काना में अलमनाक हादसा, बारातियों से भरी बस उलट गई। 4 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक। हादसे में 40 अफराद जख्मी हो गए, 20 की हालत तशवीशनाक। हादसा बस का टायर रॉड टूटने के बायस पेश आया है। जी हां, टायर रॉड टूटने से के बायस पेश आया है यह हादसा। लाड़काना में अलमनाक हादसा पेश आया है। बारातियों से भरी बस उलट गई है। 4 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे में 40 अफराद जख्मी हो गए, 20 की हालत तशवीशनाक। हादसा बस का टायर रॉड टूटने के बायस पेश आया है। अफसोसनाक खबर है, लाड़काना से आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाड़काना में अलमनाक हादसा पेश आया है। बारातियों से भरी बस उलट गई है। 4 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे में 40 अफराद जख्मी हो गए, 20 की हालत तशवीशनाक है। हादसा बस का टायर रॉड टूटने के बायस पेश आया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे अकरम सिकंदरी से। अकरम सिकंदरी, बताइएगा हादसा कैसे पेश आया और शनाख्त का अमल मुकम्मल कर दिया गया है लाशों की? जी बिल्कुल, ये जो है लाड़काना में बारातियों की बस जा रही थी, जिसको जो है शदीद एक खौफनाक हादसा पेश आया है, जिसमें जो है तकरीबन 7 अफराद जो है जाँ बहक हो चुके हैं। अभी मजीद जो है जख्मियों की हालत जो है तशवीशनाक बताई जा रही है। 30 से जायद जो अफराद हैं वो जो है अभी जख्मी हैं। और ये जो है लाड़काना के बक्कापुर थाना के हुदूद में तेज रफ्तारी के बायस जो है ट्रैक्टर की टक्कर के नतीजे में जो है बस उलट गई, जिसमें लाड़काना के जो हादसे में खवातीन और बच्चों समेत जो है 7 अफराद अभी तक के इतलात के मुताबिक जो है जाँ बहक हो चुके हैं, जिस पर जो है फौरी तौर पर लाड़काना की जो सबसे बड़ी चांका मेडिकल हॉस्पिटल है उसमें इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और मौके पर जो है SSP लाड़काना मसूद अमन बंगश वो भी पहुंचे हैं, और MS जो है लाड़काना के इरशाद काजमी साहब वो भी जो है वहाँ पे पहुंचे हैं। सूबाई वजीर सोहेल अनवर सियाल के भाई हैं तारिक अनवर सियाल, वो और दीगर जो है सियासी समाजी शख्सियात का जो है लाड़काना की हॉस्पिटल में पहुंचना शुरू हो चुके हैं और जख्मियों की इयादत की है। और ज्यादा से ज्यादा लाड़काना के शहरियों को जो है अपील की जा रही है कि वो खून के एहतियात जो है जल्द से जल्द लाड़काना के इन शहरियों को दें, ताकि उनके जो है बचने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हो सकें। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये बस लाड़काना से कहाँ जा रही थी? जी, लाड़काना से रशीद वगन से जो है आ रही थी बारातियों के साथ बस, तो तेज रफ्तारी के बायस जो है इनकी ट्रैक्टर के साथ टक्कर हो गई। तो ये अपने गांव पहुंचने से पहले ही जो है रशीद वगन वहां पहुंचने से मुराद वहां से लालू राव जा रहे थे, जहाँ पे शादी में जो है इन्होंने शिरकत करनी थी, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही जो है ये बदकिस्मत बस जो है हादसे का शिकार हो गई और इसमें जो है बहुत से ज्यादा जानी नुकसान हुआ है और काफी लोग जो है इसमें शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। लाड़काना में जो है शोबा हादसा जात की जो अस्पताल है 1800 बेड्स पर मुश्तमल चांद का अस्पताल, उसमें जो है अभी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, लेकिन खून के एहतियात की जो है बहुत सी कमी का सामना है। तो लाड़काना के शहरियों को भी जो है इसमें खुद पर बुलाया जा रहा है कि वो आए और जो है इसमें खून के एहतियात दें ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। जी, ये भी बताएगा कि रेस्क्यू जराए बर वक्त पहुंच गए थे इमदाद के लिए? नहीं, रेस्क्यू जराए भी जो है जो इनके पास चांदका हॉस्पिटल के पास जो अपनी सरकारी एम्बुलेंसेज हैं और एडी और दीगर जो प्राइवेट हैं वो हॉस्पिटल में जो है उन्होंने भी जो है इनको फौरी तबी इमदाद दी। तो दूसरी जानिब जो है SSP लाड़काना के जो है मसूद अमन बंगश जो है वो खुद जो है इन पूरी सारे जो है हादसों की निगरानी कर रहे थे और वो खुद भी वहाँ जाए हादसा पर जो है उसी वक्त पहुंचे। पुलिस के एहलकारों ने जो है इसमें बढ़ चढ़ के जो है काफी हिस्सा लिया और SSP खुद भी वहाँ पे निगरानी कर रहे थे। तो इसी दौरान जो है फिर काफी सियासी और समाजी शख्सियात का आना भी शुरू हुआ, लेकिन जो है इतनी जो है लाड़काना में फैसिलिटी बहुत कम है, तो दूसरे जो शहर करीब में है वहाँ से भी कुछ एम्बुलेंसेज जो है। हाफिज अकरम सिकंदरी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह किया।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि बुरेवाला के करीब ट्रक से तसादुम में 4 कार में सवार 8 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में ख्वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। लुडन का रिहायशी खानदान बुरेवाला जा रहा था कि तेज रफ्तार ट्रक से कार का तसादुम हो गया। हादसे में कार में सवार तमाम अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। जाँ बहक होने वालों में ख्वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने नाशुको कार को काट कर बाहर निकाला और अस्पताल मुंतकिल कर दिया। यहाँ आपको बताएं कि रावलपिंडी उर्दू बाजार की मुतासरा इमारत के एक हिस्से में दोबारा आग भड़क उठी। रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने में मसरूफ। मुतासरा दुकानों और इमारत के दूसरे हिस्से में कोलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू की 12 गाड़ियां और 60 एहलकारों ने इमदादी कामों में हिस्सा लिया। आग लाल हवेली के करीबी इलाके में लगी। गवर्नर सिंध की ज़ेर सदारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी का इजलास। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती स्कीमों का जायजा। मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। गवर्नर सिंध ने कराची की तरक्की में वज़ीर आज़म की दिलचस्पी को सराहा। कहा वफाक की हुकूमत कराची और दीगर शहरों के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा किसी आईजी से पहले कोई झगड़ा था न अब है। आईजी के बारे में उनसे पूछें जहां 6 माह में तब्दील होते हैं। वैक्सीनेशन में हमारा मुल्क बहुत पीछे है। लॉकडाउन के नहीं इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट बंद करने की तजवीज़ दी थी। जहाज और ट्रेनें बंद करने की वजह से हम महफूज हैं। एनसीओसी ने कोई फैसला नहीं किया तो हम खुद करेंगे। 2 तजावीज़ थी सिर्फ। एक तजवीज़ थी कि आप लॉकडाउन ना करें, आप लोकली सब खुला रखें। कराची पोर्ट खुली रहे, यहाँ सारे कारोबार खुले रहे, लोग अपना कारोबार करें। आप इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2 हफ्ते के लिए बंद करें। उसको ये पेश कर दिया गया कि मैंने लॉकडाउन की तजवीज़ दी थी जो मुस्तरद हो गई। मेरी तजवीज़ पे कि जी 2 हफ्ते के लिए आप इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करें। जो एनसीओसी के इंचार्ज मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि ये कंसिडर की जा सकती है। उसमें उन्होंने तो तजवीज़ मुस्तरद नहीं हुई। वो वज़ीर आज़म साहब का लॉकडाउन के ऊपर एक अपना थॉट है और मैंने उन्हें याद दिलाया कि आज से 1 साल पहले सिंध हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया था जिसपे पहले हमें बहुत कुछ सुनना पड़ा, लेकिन अगर इतना ही खराब आइडिया था तो बाकी 3 सूबों ने और वफाक ने उसको क्यों फॉलो किया? बुरा नहीं था। आज जो हम बचे हुए हैं अल्लाह ताला का करम है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, लेकिन वो इनिशियल स्टेप्स थे कि हमने अपने देहात में, उन्होंने जिक्र किया कि जी वो इंडिया ने बड़ा गलत किया, कर्फ्यू लगा दिया, सबको बंद किया। इंडिया ने कर्फ्यू नहीं लगाया था शुरू में। इंडिया ने जो गलती की थी, कहा सबको कि भाई जाओ अपने घरों को, और लाखों करोड़ों की तादाद में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ट्रेनों में, बसों में भर के अपने देहातों की तरफ गए। एक दूसरे को इन्फेक्ट किया, देहातों को इन्फेक्ट किया। इसलिए इंडिया की हम इसलिए बचे रहे कि हमने कहा हमने जहाज भी बंद करने, हमने ट्रेनें भी बंद करनी है। पाकिस्तान को सेहत के शोबे में बेशुमार मसाइल का सामना है, जिनमें से एक अहम मसला विटामिन डी की शदीद कमी भी है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है पाकिस्तान की 85% आबादी विटामिन की कमी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रही है। गवर्नर हाउस लाहौर में पाकिस्तान की पहली विटामिन डी अकेडमी के क़याम के हवाले से तकरीब। गवर्नर पंजाब ने खिताब करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर जावेद अकरम की सरबराही में कायम होने वाली एकेडमी न सिर्फ विटामिन डी के हवाले से कौमी सिफारिशात तैयार करेगी, बल्कि पूरे मुल्क में डॉक्टरों और तिब्बी अमले को अहम और सुपर विटामिन के हवाले से भी तरबियत भी फराहम करेगी। इस मौके पर मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मजंग अस्पताल में कोरोना वैक्सीन ज़ाया होने की तस्दीक कर दी। कहती हैं मजंग अस्पताल में वैक्सीन मुकम्मल स्टोरेज नहीं की गई थी, एमएस मुअत्तल कर दिया गया है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि वैक्सीन कितनी अहम है, एक डोज भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए।
हॉस्पिटल के अंदर स्टोरेज जो थी ना वैक्सीन की वो प्रॉपर तरीके से की नहीं गई, जिसकी वजह से वैक्सीन जो है वो ज़ाया की गई है। उसकी वजह से ही आपको पता है MS जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया, पीडा के तहत उसके खिलाफ इंक्वायरी हुई। और इस चीज़ पे लोगों को बावर होना चाहिए कि हमारे लिए ये वैक्सीन कितनी अहम है, एक वाइल भी ज़ाया हुई तो हम इस पर एक्शन लेंगे। अब कोई ऐसी मेरे पास तो कोई ऐसी इंक्वायरी इस वक्त जो चल रही है, आज ऑडिट हो रहा है जो हमने वैक्सीन भेजी थी अपना सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए या जिनकी रजिस्ट्रेशन के साथ लोग आते थे, उसकी आज ऑडिट हो रहा है। असद उमर कहते हैं सूबों को वैक्सीन के लिए जगह बढ़ाने की हिदायत कर दी। चीन से खरीदी गई 5,60,000 खुराकें कल पाकिस्तान पहुंचेंगी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने अपने ट्वीट में कहा कि 5 लाख से ज़ायद खुराकों पर मुश्तमिल एक और खेप आज रात पाकिस्तान पहुंच जाएगी। NCOC में वैक्सीनेशन के हवाले से इंतजामी उमूर का जायजा लिया गया। दस्तयाब वैक्सीन से मुकम्मल इस्तेफादा करने के लिए सूबों को वैक्सीन के लिए जगह बढ़ाने की हिदायत की गई। आगे बढ़े आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर बच्चों में तेजी से फैलने लगी है। बच्चों में कोरोना के बायस शरह अमवात बड़ों की निस्बत काफ़ी कम है, लेकिन ये कोरोना के फैलाव का बहुत बड़ा सबब है, जबकि वायरस से मुतासिर होने वालों में नौमौलूद भी शामिल हैं। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरा बच्चों की तादाद 5,726 हो चुकी है। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी कोरोना वायरस के बढ़ते फैलाव की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़ मार्केट्स हफ्ते के मुख्तलिफ दिनों में बंद करने का फैसला कर लिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुम्मे और हफ्ते को G9, G13, सितारा मार्केट, G15, G10, फर्नीचर मार्केट बंद रहेंगी। गलोड़ा रोड, बहारा कहू, DHA, PWD, पाकिस्तान टाउन, G11, आपियारा मार्केट, I10 में भी तमाम मार्केट्स जुम्मे और हफ्ते को बंद रहेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुमेरात और जुम्मे को सफ़ा माल, सेंटोरिस माल, गैका माल, एमेज़ोन माल बंद रहेंगे, जबकि हफ्ते और इतवार को बुलेवर्ड एरिया, F10, मेलवर्ड मार्केट और मुतअद्दिद मार्केट्स बंद रहेंगी। वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा के 6 मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। वज़ीर आला महमूद ने मामूल की सरगर्मियाँ महदूद कर दी हैं। CM हाउस के तमाम मुलाजमीन के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया है, जबकि वज़ीर आला हाउस में आम मुलाकातों की आमद पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। महमूद खान से मुंतखब नुमाइंदों की मुलाकातों का सिलसिला भी महदूद कर दिया गया है। कोरोना हुआ बेकाबू, तमाम SOPs और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर हो गईं। कोरोना 24 घंटोों में मजीद 98 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 14,530 हो गई। मजीद 4,974 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 6,72,931 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 6,05,000 सेहतयाब, जबकि 53,127 मरीज ज़ेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 98 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 6,427, सिंध में 4,502, खैबर पख्तूनख्वा में 2,363, बलोचिस्तान में 208, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 355 और इस्लामाबाद में 572 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 28,29,000 हो गई। मरीजों की तादाद 12,95,00,000 तक जा पहुंची। 10,45,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका में 5,66,000, ब्राजील में 3,22,000, भारत में 1,63,000, मेक्सिको में 2,03,000, रूस में 98,850 और बरतानिया में 1,26,713 और सऊदी अरब में 6,669 अमवात हो चुकी हैं। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए TV टुडे।